Hands together and welcome the Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. Mr. Anurag Sharma, Director ONGC, my dear friend Dr. J.P. Gupta, MD, Green Start Hydrogen India, Dr. J.S. Sharma, President, Indian Association of Air Pollution Control, Dr. S.D. Atri, ADG, India Meteorological Department, सम्माननीय अतिथिगण, बंधु भाई और बहनों, हमारी इकोनॉमी जो है इसका बेस खड़ा करने के लिए जिस दिशा में हमें सोचना होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो को भी हमको समझना होगा। एक समय हमारी 80% पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती थी और अभी 25 से 30% माइग्रेशन हुआ है जो शहरों में आई है, और इसका सबसे कारण यही है कि इम्बैलेंस बिटवीन रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड अर्बन इकोनॉमी। हमें स्वाभाविक रूप से हमने समझते हुए या न समझते हुए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल इकोनॉमी को 47 के बाद निगलेक्ट किया गया और जिसके कारण हमारी समस्याएं और ज़्यादा जटिल बनी है। तो जल, जमीन, जंगल और जानवर, ये हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं और उसी के आधार पर हमें काफ़ी कुछ सोचकर एक विजन के साथ काम करना होगा। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में एक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना होगा। एक्सेंट्रिक अप्रोच तैयार करके अगर हम एक जगह, एक दिशा से चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से देश का बहुत नुकसान होगा। हमारा टारगेट बिल्कुल यही है कि डिकार्बनाइजेशन कैसे हो। प्रधानमंत्री जी ने भी ये टारगेट रखा है, पर इसका मतलब चलती हुई इंडस्ट्री को बंद कर देना, ये उसका उपाय नहीं है। हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब हमारी पावर में मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में पावर में हम थर्मल पावर को कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई फाइनेंस नहीं करता। सोलर पावर हमारे बास्केट में 38% अभी है, और हमारे देश में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हमने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के इसमें फॉरेस्ट और एनजीओज ने केसेस डाल के बंद करके रखे हुए हैं। 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी उसी हालत में है, और आने वाले 2-3-4 साल में पावर शॉर्टेज शुरू हो गया है। और पावर ही नहीं होगी तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे खड़ी होगी, गरीबी कैसे दूर होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो सभी बातों को एक इक्विलिब्रियम उसका मेंटेन करके सोचना होगा। एक्सेंट्रिक अप्रोच में वन साइड अगर जाएंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, और इसलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए हमारी कमिटमेंट स्वाभाविक भी है, कठोरता से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें उसकी उपाय योजना ढूंढनी होगी। मैं वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, एयर पोल्यूशन की बात करूंगा। एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूशन सबसे बड़ा है वो हमारे फॉसिल फ्यूल के कारण 40% ऑफ एयर पोल्यूशन हम फेस कर रहे हैं। अब ये स्वाभाविक रूप से हमारे देश में ग्रीन फ्यूल निर्माण हो सकती है क्या, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, ये सब इसका फोकस और इसकी नीतियों के बारे में काफ़ी गंभीरता से सोचना होगा। शर्मा साहब यहाँ है तो निश्चित रूप से वो ONGC, इंडियन ऑयल, पेट्रोलियम कंपनीज, इनकी भी काफ़ी कोशिशें चल रही है। तो पहली बात यह है कि हमारे देश में हम इसके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, इसको हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं, ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और इसलिए पहली बार सरकार ने, मैं 2004 से इस बात को कहते आया हूँ, ब्राज़ील में गया था, अटल जी की सरकार थी तब से, और तब से हम कह रहे, पर शायद हमारे कहने में कमी होगी, पर हम कन्विंस करने के लिए देरी लगी।
आज हमारे देश में 450 करोड़ इथेनॉल तैयार होता है और पेट्रोल में हमने 20% डालने का तय किया है। पर अभी हमारे देश में 20% डालना है तो 1000 करोड़ लीटर चाहिए, उतना ही हमारे पास नहीं है। अब पॉलिसी बनाने के लिए जाते हुए हमने कहा कि पेट्रोलियम कंपनी जैसे पीपीए होता है, पावर परचेस एग्रीमेंट होता है, वैसे इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट करेंगे। हमने सुझाव दिया, हमें क्या पता कि हमारा सुझाव हमारे गले में ही लटकेगा। तो अभी ये हुआ कि जो नॉन सीरियस प्लेयर थे उन्होंने एमओयू कर दिया। अब वो कहते कि अब कोटा ख़त्म हो गया, तो ना प्रोडक्शन बढ़ रहा, ना उतना जितना चाहिए उतना, ना इंडस्ट्री आ रही है। फिर बहुत अच्छी बात, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता का अभिनंदन करूंगा कि एक बार मैंने उनको कहा कि भाई मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से, बीहेवी मोलाइसिस से जब इथेनॉल बनेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें से काफ़ी पोल्यूशन की समस्या है, क्योंकि विशेष प्रकार से जो प्रोसेसिंग के बाद जो स्पेंट वॉश निकलता है उसके लिए बॉयलर डालना पड़ता है और वो जलाकर उसमें पोटैश निकलता है। अब वो हम देश में पोटैश इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये स्पेंट वॉश जलाने के अगर 100-150 प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो इथेनॉल भी बनेगा और ऊपर से पोटैश मिलेगा। पोटैश हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना निकलेगा। अब स्वाभाविक रूप से मैंने जब उनको कहा कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की हमने अनुमति दी है, ब्रोकन राइस से, पॉर्न से, तो उस समय मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इससे तो कोई पोल्यूशन का समस्या होती नहीं, इसको आप जल्दी क्लियर करके इसकी पॉलिसी बनाई। और उन्होंने, उनके नेतृत्व में उस समय जो फूड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाने की बात थी उसको लगभग उन्होंने मुक्त कर दिया और उसके कारण काफ़ी राहत मिली। अब पहले फूड वर्सेस फ्यूल यही झगड़ा चला, तो जब पहली बार 4 साल पहले कैबिनेट में नोट आई तो मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। एक पुराने बहुत विद्वान अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, क्या डॉक्टर खेड़कर, उन्होंने उसके ऊपर फूड वर्सेस फ्यूल उनका किताब भी लिखा है, वो उसका आर्ग्यूमेंट करते थे। तो आज हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि शुगर सरप्लस, अभी शुगर की रिक्वायरमेंट है 280 लाख टन हमारे देश में और हमारी प्रोडक्शन है 340 लाख टन। ब्राज़ील में शुगर का भाव 22 रुपये है, हाँ, और हमारे देश में मिनिमम 32 रुपये है। ये साल ब्राज़ील में ड्रॉट था, हमारी शुगर एक्सपोर्ट हो गई, हमको अच्छा हुआ। पर इस देश में पूरी वेस्टर्न यूपी, बिहार, कुछ प्रमाण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसकी रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी 186 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें गन्ना उत्पादक किसान है। और वहाँ प्रॉब्लम यह है कि शुगर मिल बंद पड़ रही है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती कि 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खर्चा कर ले लो और 90 रुपीज़ का फिनिश प्रोडक्ट बेचो तो कोई प्रॉफिट में आएगा ही नहीं। तो शुगर इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स बिगड़ गया, इसलिए इथेनॉल के कारण उनको राहत मिली और किसानों को पैसे मिले। तो आज स्थिति ऐसी हुई कि हमारे देश में हमने इथेनॉल निर्माण किया है और अभी इथेनॉल के लिए शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है। अभी कॉर्न की प्राइस एमएसपी जो थी उससे 400 रुपये सस्ता लोग बेच रहे थे क्योंकि उसको कीमत नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में सब प्राइजेस अब वर्ल्ड लेवल पर निश्चित होगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, अब कभी कभी ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो जाता है। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो हमारा गेहूं चला गया फिर कोविड में हमने बड़े प्रमाण पर बांट दिया क्योंकि हमें गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं थी। कहीं आप स्टडी करोगे तो इसलिए आज ये देश की ज़रूरत है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता भी बनने की उसकी क्षमता है, तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज पहली बार ब्रोकन राइस से इथेनॉल तैयार हो रहा है, कॉर्न से इथेनॉल तैयार हो रहा है, इसको और इनकरेज करना चाहिए। हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इससे एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खड़ी होगी और वहाँ किसानों को पैसा मिलेगा। तो ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। अब इथेनॉल में एक अच्छा रिवोल्यूशन हुआ कि मैं ऐसे ही पढ़ता था, देखता था और मैं इसमें काम करता था, तो मैंने एक बार ऐसा वेबसाइट पे देखा कि रशिया में कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू पेट्रोल के बराबर की है। तो ये जब बात मैंने देखी
तो मैं पीछे पड़ा और मैंने इथेनॉल के बारे में जो एक्सपर्ट है चौधरी जी, प्रमोद चौधरी पराज के, उनको बताया। उन्होंने कहा नितिन जी आई फील ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। पर मैंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद में जो रिसर्च लेबॉर्ट्री चलती है इंडियन ऑयल, राम कुमार जी, उनको दोनों को बुलाया और मैंने उनको बुलाकर बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्राई तो करके देखो। इनका प्रेजेंट है, फिर रशिया से उनको लाया, वो मशीन लेके आए, 3 महीने ट्रायल हुई और अभी उन्होंने मुझे और पुरी साहब को उन्होंने लेटर दिया है कि 100% पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू के बराबर इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हो सकती है। ये ठीक है, प्रूवन एग्जाम्पल है, प्रूवन टेक्नोलॉजी। तो 1 लीटर ऑफ इथेनॉल नाउ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो आज इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू होने से वो पेट्रोलियम कंपनी की थोड़ी झंझट थी कि ये एवरेज कम देता है, वो बात निकल गई और इससे देश के भी 15 से 20 हजार करोड़ साल के बच सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल के बजाय अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ एथोराइज बोल रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अमेरिका में, कनाडा में और ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल। आपको मालूम होगा टोयोटो की एक गाड़ी थी कैमरी, वो गाड़ी 100% पेट्रोल डालने के बाद वही पेट्रोल 40% बिजली तैयार करता था, उस पर चलती थी। अब टोयोटो, हुंडई, बाद में सभी कंपनियों का मैं ही मंत्री हूँ ऑटोमोबाइल का, तो मेरे पास आते तो मैंने कहा आप फ्लेक्स इंजन लाओ और अब वो ला रहे, 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया, अगले महीने में आ रहे मॉडल्स। और टीवीएस और बजाज और हीरो, इनकी भी स्कूटर और बाइक आई है, वो पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल पर चल सकती है। अगर ठीक प्रयास किया तो 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल में पेट्रोल का यूज 0% पे आ सकता है, जो पोल्यूशन एकदम कम करेगा और उसमें अब कैलोरिक वैल्यू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवीएस की स्कूटर, बजाज की स्कूटर और हीरो की मैंने लॉन्च की थी। प्रॉब्लम ये होता है कि आउट ऑफ बॉक्स बातों को लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है और सरकार में तो असंभव होता है, क्योंकि सरकार में लाइन खींची है, उसी पे चलने की शायद आदेश है क्या मालूम नहीं, वो चलते हैं। अब मैं तो मंत्री हूँ, तो मैं तो सरकारी नौकर नहीं हूँ, तो मैं सोचता कि भाई थिंक ऑन इट, अगर ये होने वाला है तो ट्राई करके देखो। तो अभी पहली बात तो ऐसे कि इथेनॉल की इकोनॉमी आने वाले समय में पेट्रोल का अल्टरनेटिव बन सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे देश में भी डॉक्टर सारस्वत साहब, इसके लिए जो हमारे नीति आयोग के मेंबर है, डीआरडीओ के प्रमुख थे, वो बहुत दिन से कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ लगातार लगा हूँ। बहुत दिनों के बाद हमको सक्सेस मिला। आसाम में डीजल में 15% मिथेनॉल डालने की शुरुआत हो गई। मिथेनॉल इज फ्रॉम कोल और मिथेनॉल में जो लो क्वालिटी का कोल है उससे मिथेनॉल भी बनता है, डीएमई बनता है जो 20% एलपीजी में ऐड किया जा सकता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है जो आपको माइनिंग में लगता है, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। वही मैं शर्मा साहब को कहूँगा कि आप ईरान में कहीं देख रहे कि कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपने को मिलता है क्या, कहीं रशिया में काम कर रहे हैं, तो हमारे देश में इतनी कोल माइन पड़ी हुई है, आप 10-20 लेके आप मिथेनॉल, डीएमई, अमोनियम नाइट्रेट, एक 350 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप अभी आपको पता होगा बंगाल में रानीपुर में शायद वो सीबीए में कोल मेड मिथेन, उससे सीएनजी तैयार हो रहा है। तो हम लोग ये पूरे ओएनजीसी की पूरी ताकत दुनिया से गैस लाने के लिए जो चल रही है, अच्छी बात है, जरूरी भी है, पर देश में जो तैयार हो सकता है उसके ऊपर भी उतना ही प्रयास किया जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। तो आज कोल से मिथेनॉल में भी आसाम में शुरुआत हो गई है 15% डीजल में डालने के लिए। मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों से पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। इथेनॉल तो ग्रीन फ्यूल है और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करना है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसके साथ साथ जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है जिसका मैं विशेष रूप से शर्मा साहब को ये बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट अब शुरू किया है। वो ऐसा है कि ये परली राइस स्ट्रॉ
जो आप दिल्ली में सबसे बड़े चिंतित है, पराली जलाने के बाद पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है, किसान जलाते क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है। अब उन्होंने, इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट डाला है पानीपत में, शायद शुरू होगा, वो 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बिटुमिन पर डे ये पराली से बना रहे हैं। और उन्होंने एक आसाम में डाला है, वो बाम्बू से बायो इथेनॉल बना रहे हैं, दैट इज सेकंड जनरेशन इथेनॉल। तो हमारे देश में अभी यही पंजाब और हरियाणा में भी, और वहाँ मैं भी ये प्रयोग करते रहता हूँ, अभी 5 टन ऑफ पराली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो एलएनजी और बायो सीएनजी। और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर कन्वर्ट किया है सीएनजी पर। अब मेरा सुझाव ये है कि इतना गैस इकोनॉमी की तरफ हमको जाना है, और एलएनजी इज़ द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, सीएनजी एलएनजी पे कन्वर्ट होना। और अभी इतना इंडिया से हमको इतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। पर अब पराली से अगर बायो सीएनजी तैयार होकर अगर एक 300-400 प्रोजेक्ट यूपी, पंजाब और हरियाणा में लग जाएंगे, तो शायद जो गैस आपको लग रहा है वो काफ़ी प्रमाण में, एक तो पराली जलेगी भी नहीं और गैस भी मिलेगा। प्रूवन टेक्नोलॉजी है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड 100% मार्केटेबिलिटी, चारों बातों में जब एक होगा तो ही सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए पराली टू बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बिल्कुल संभव है। और ये देश में हमने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारे पोल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम एनर्जी इंपोर्ट हमारा बचा सकते हैं, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अभी स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी प्रयास किया है, पर वो ब्राउन हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम से तैयार होता है वो ब्राउन, जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक, और जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हमको चाहिए पानी से, कचरे से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, वो ग्रीन। हमारी प्रायोरिटी ग्रीन हाइड्रोजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन में मैं ये मानता हूँ कि जो बायोमास है, ऑर्गेनिक वेस्ट है और सीवेज वाटर है, इससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। और इसमें अब पेट्रोलियम कंपनी, हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और वर्ल्ड में वो पेट्रोलियम के बड़े बड़े स्टॉक्स ले भी रहे हैं। तो ये देश में ये जो प्रयास है जिसमें आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके तरफ भी अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि हम ही आत्मनिर्भर बन जाएंगे और बन सकते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो हमारे देश में एग्रीकल्चर जो पिछड़ा हुआ है, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन मेक बायो इथेनॉल, बायो एलएनजी और बायो सीएनजी। और ये होता है तो जैसे अभी आपके यहाँ गोबर गैस तैयार होता है, तो धीरे धीरे इसको और इनकरेज करना चाहिए। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी हिंदुस्तान में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट भी है और नेचुरल भी है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। यानी रोकने में हम लोग सफल नहीं हुए अभी तक। एक है पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा है ऑटोमोबाइल ग्रोथ। हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब लोग 4.5 लाख करोड़ की है, 6.5 लाख करोड़ की है, और देश को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री, और 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। और मैंने अभी तय किया है कि मैं 5 साल में इसको 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री करूँगा, तो ये आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। तो आने वाले समय में एक आधा ब्रांड वर्ल्ड का छोड़कर सब हमारे देश में है, और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हर कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना चाहती है अपनी गाड़ियों को, जिस कारण हमारे देश को रेवेन्यू भी मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी जीएसटी के द्वारा। 4.5 करोड़ रोजगार है, 2 करोड़ और निर्माण होंगे। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई हमने, क्योंकि एक ट्रक जो पुराना था वो इतना पोल्यूशन करता है जितने नए 4 ट्रक नहीं करते। एवरेज भी वही प्रॉब्लम है। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण जो ऐसे आउटडेटेड है, पोल्यूशन करने वाले, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, फ्यूल ज़्यादा खाने वाले हैं, उनको हम लोग अगर स्क्रैपेज में डालेंगे तो हमारे देश में अब हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहे हैं, रबर इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टील की हालत भी बहुत बीच में बिगड़ी हुई थी। तो ये जो
वेस्ट टू वेल्थ वाली फिलॉसफी है, इसमें हमें फायदा होगा। मुझे याद है कि मेरे पास एक डेलीगेशन आया था, वो दुनिया के टायर जो थे वेस्ट इंपोर्ट कर रहे थे, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने उनको बैन किया। तो मैंने उनसे सुनने के बाद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को समझाया कि मैं बिटुमिन में 10% रबराइज बिटुमिन बनाने के लिए रबर की वेस्ट यूज़ करना चाहता हूँ। बिटुमिन 55 रुपये किलो तक जाता है और ये तो 20, 25, 30 रुपये किलो मिलेगा और इससे क्वालिटी सुधरेगी रोड की। तो आप इससे रोजगार क्रिएट होगा, वैल्यू क्रिएट होगी, वेस्ट टू वेल्थ। आई ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टू फिलोसॉफी, वन इज नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth. And other philosophy is conversion of waste into wealth. No one is waste. It is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो टायर के इसमें भी इंपोर्ट करने की अनुमति मिल गई, देश का भी फायदा हुआ, नए रोजगार भी निर्माण हुए, हम रबराइज बिटुमिन भी कर रहे हैं। तो कभी कभी हमको इसमें बैलेंस करना होगा। तो मैं आपको CO2 के बारे में इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ को, अभी ये गाज़ीपुर में मैं परसों जा रहा था, तो मैं दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा था, तो मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के उद्देश्य से खूब प्रयास किया। वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, DDA को बुलाया, कॉरपोरेशन के कमिश्नर, मेयर को बुलाया, सब क्या कि मैं गाज़ीपुर के टेकड़ी को मैं दिल्ली मेरठ हाईवे में डाल देता हूं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एनवायरनमेंट का। पर उसको सैग्रीगेट कौन करेगा, इस बात पर NHAI बोले हमारा काम नहीं है सैग्रीगेट करना, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि सरकार साइलो में चलती है। तो कॉरपोरेशन बोले हमने करेंगे, DDA बोले हमने करेंगे, UD बोले हमारे पास स्कीम नहीं है, तो आखिर रह गया। तभी मैंने देखा वहाँ ये जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने का काम शुरू है। प्लास्टिक, उससे डीजल तैयार हो सकता है, बहुत वैल्यू एडिशन है। ऑर्गेनिक से मीथेन तैयार होता है, उसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं, CNG LNG तैयार कर सकते हैं। मेटल, ग्लास, इसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नो वन इज वेस्ट। पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप इसकी नीति बनाओ, आम के आम गुठली के दाम। तो मुझे लगता है कि ये जो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, आपको ताज्जुब होगा, 7 साल पहले मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि एक बार मैंने मेयर और कमिश्नर को बुलाया और मैंने कहा कि ये नागपुर का जो सीवेज वाटर है हम बेचेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को। तो मैंने उस समय इरीगेशन से वो क्या भाव से ले रहे वो लाया था, मैंने बोला इसी भाव से हम उनको दे देंगे। 4000 मेगावाट कोराडी और खापरखेड़ा में प्रोजेक्ट है, तो ये पानी हम बेचेंगे। तो मेयर हंस गया, हंसने लगा और उसने कहा नितिन जी तुम कुछ भी फंडे देते हो, ये कभी संभव है? अरे बोला ये संभव है, तुम बैठो मैं कराता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि मैं 7 साल से हमारे शहर का सीवेज वाटर अच्छा करके मैं महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को बेचते हैं हम लोग, और वी आर गेटिंग 325 करोड़ रुपीज़ पर ईयर एज ए रॉयल्टी। तो अभी आपको और अच्छा उदाहरण है, गुप्ता जी आप एक बार इनको सबको लेके जाइए। ये मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने हाइब्रिड एन्युटी में बहुत प्रोजेक्ट किए। तो मुझे सोचा कि भाई ये सीवेज वाटर को भी रिसाइकलिंग में हम हाइब्रिड एन्युटी में करें। फिर इंडियन ऑयल के लोगों को मैंने बुलाया, धर्मेंद्र प्रधान थे उस समय, उनको कहा कि मैं आप पानी ले रहे हो इरीगेशन से, अच्छा पानी, तो मथुरा का 80 mld सीवेज, ये सीवेज जो वाटर जो है उसको मैं रिसाइकलिंग करके आपके रिफाइनरी को देता हूँ। और ये प्रोजेक्ट मैंने हाइब्रिड एन्युटी में निकाला। हाइब्रिड एन्युटी का मतलब ऐसा था कि 40% गिवन बाय गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई, कभी आप उनको बुलाइए, उनका भी प्रेजेंटेशन कराइए। उन्होंने वो प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट अब पूरा हुआ और इंडियन ऑयल वो पानी साफ करके दे रही है और 20 करोड़ रुपीज़ साल के वो दे रही है। तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया, तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं, उस सब पैसा जनरेट हो रहा है। तो हमें ये कहना बहुत सही भी है कि देश में ये करो, ये गंदा पानी है, ये कचरा है, इसको हटाओ, इसको अच्छा करो, पर सरकार के पास उतने पैसे चाहिए ना। आखिर आप ही लोग सरकार हो,
इस देश में पूरे प्रोजेक्ट करेंगे तो 10 लाख करोड़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगेंगे, तो एकदम इतना कहाँ से हो पाएगा। तो वी नीड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ कचरे का भी मैनेजमेंट करना होगा। और इसलिए मेरा आग्रह आपसे है कि CO2 को अगर ख़त्म करना है तो उसकी एक एक्शन प्लान आप तैयार करिए। अभी मैं मैसूर में था, कुछ स्पेसीज ऐसी है जो CO2 काफ़ी पी लेती है, उसमें रिसर्च हुआ है। तो जहाँ CO2 ज़्यादा है वहाँ प्लांटेशन करते समय हमें स्पेसीज लगाएं। दूसरा, CO2 में वैल्यू एडिशन हो सकता है क्या? अभी CO2 से मिथेनॉल बना है, CO2 से DME बना है, CO2 से यूरिया बना है। अब देश में 60,000 करोड़ का यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च का उपयोग करके ऐसे इसमें कचरे में और ऐसे पोल्यूटेड जो कुछ चीज़ें गैसेस है उसमें वैल्यू क्रिएट करके हम इंडस्ट्री को कहें कि तुम इसको करो ना, जब पैसा मिलेंगे तो सब करते हैं। मैं तो ये सपना देखता हूँ कि कचरे के लिए दंगे होने चाहिए, झगड़े होने चाहिए, मेरा कचरा मेरा कचरा। इफ द टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट, ये हो सकता है। आपको याद होगा शीला कौल जब मंत्री थी अर्बन डेवलपमेंट की, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो पहली बार मैं वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहा था। तो मुझे पहली बार पता चला कि समुद्र के अंदर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो फ्लैश लगती है, क्योंकि वो जो कंक्रीट है उसमें फ्लैश डालनी पड़ती है मजबूती के लिए। तो हमारा परसेप्शन ये था कि सीमेंट में फ्लैश डालना है, भेसड़ करना है, अडल्ट्रेशन करना। तो फिर तब मैं उनको मिला और हमने हमारा फ्लैश की पॉलिसी तैयार की कि थर्मल पावर प्लांट की फ्लैश, फिर उसकी ब्रिक्स बनने लगी, उसकी वॉल बनने लगी। अब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। अब आपको पता है, मुझे अगर रोड के लिए फ्लैश चाहिए तो मुझे RK सिंह साहब को फ़ोन करना पड़ता है, ज़रा प्रायोरिटी दो, रोड का काम अटका हुआ है, फ्लैश हमको दो। अब फ्लैश में वैल्यू क्रिएट हो गई, ना पोल्यूशन का प्रॉब्लम रहा और फ्लैश उल्टी जाने लगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। इतनी लैंड एक्वायर करना, ना वो उतना बड़ा तालाब बनाना, वो गंदगी करना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्लैश में, अब सीमेंट में आपको पता होगा, ये सीमेंट वाले 35% फ्लैश सीमेंट में डालते हैं, फुकट में ले जाते हैं और सीमेंट का रेट बढ़ाते हैं। तो अलाउ किया है सरकार ने। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि CO2 में वैल्यू क्रिएट करो, और अगर CO2 में वैल्यू क्रिएट होगी तो नेचुरली वैल्यू एडिशन होगा, और ये वर्ल्ड में इसका रिसर्च चल रहा है। तो CO2 को नष्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है उसमें वैल्यू क्रिएट करना। इस पर रिसर्च होना चाहिए, हमारी IIT रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। दूसरा, फ्यूल में तो हम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आ गया। मैं जब इलेक्ट्रिक में बात करता था शुरुआत की, तो मुझे यहाँ भी अनेक बार फिर गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी, फिर चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग कहाँ है। तो पहले लोग इतना चर्चा करते, अब मेरे पास आ रहे हैं कि मेरे को गाड़ी दिलाओ जल्दी, 8 महीने की वेटिंग लिस्ट है। अब इलेक्ट्रिक चल गया, अब इतना सस्ता है कि धीरे धीरे लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी लेने वाले ही नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदी की SUV। मैं फ्लैट में रहता हूँ नागपुर में, मुझे पता ही नहीं उसने जो मेरा प्लग जो था वो जनरल मीटर में डाल के रखा था, तो 1 साल मेरी गाड़ी फुकट में चली। तो पेट्रोल में 20,000 रुपये महीने का खर्चा और इलेक्ट्रिक में 1,500 रुपये महीने का खर्चा, और ये ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है। मैं शर्मा जी को ये अनुरोध करूँगा कि पूरे देश में जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिनके पास सीवेज वाटर अवेलेबल है, वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन करने के लिए रूफटॉप सोलर बनाएंगे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट पावर की है। और मेरा कमिटमेंट है, या मुझे लगता है, होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि $1 पर kg ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाए तो वो 70 रुपये आएगा, 70-75 रुपये, 300, 350, 400 किलोमीटर चलाएगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है, इतनी सुंदर है, मर्सिडीज से भी अच्छा कंफर्ट्स है उसमें, ना हवा ना पोल्यूशन करती ना कुछ करती। टोयोटो की है, उसका नाम है भविष्य, जापान की है वो। तो मैंने जानबूझ के लाई, क्योंकि मैं बोलता था तो एक बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम कुछ भी बोलते हो, पानी से हाइड्रोजन होगा, गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी। तो मैंने बोला तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैंने वो विक्रम किर्लोस्कर को कहा, जो टोयोटो का चेयरमैन है, मेरे को गाड़ी ला के दो। बोले सर क्यों? अरे बोला लोग विश्वास ही नहीं रखते। तो गाड़ी लाई और फिर मैंने घुमाई,
अब वो गाड़ी में जो हाइड्रोजन भरना है वो अभी तक वो फरीदाबाद का राम कुमार साहब बोल रहे थोड़ा रुको, उनका कुछ मशीन लगने का, तो वो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा घुमा नहीं पाता। पर वो गाड़ी अब पहले भर के दिया, काफ़ी घुमाई मैंने, तो लोगों का विश्वास हो गया कि हाइड्रोजन पे गाड़ी चलती है। हाइड्रोजन पे हवाई जहाज चलेंगे, हाइड्रोजन पर रेलवे चलेगी, हाइड्रोजन पर स्टील, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, केमिकल फैक्ट्री चलेगी। अब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में काम कर रहे हैं, तो देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला बने, ये हमको करना है। और इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन ही हमारा भविष्य का फ्यूल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी बदलाव हुआ। अभी दो बातें आपसे वैसे संबंधित नहीं, पर एयर पोल्यूशन से संबंधित है कि हमको रोड अच्छे करने पड़ेंगे। क्योंकि ये मैं आता था, मुझे दिल्ली ज़्यादा मालूम नहीं है, पर जिंदगी भर एक नहीं भूलूंगा, धौला कुआं। जब भी हवाई जहाज से आता था नागपुर से, तो 1 घंटे 20 मिनट में आता था, और घर आने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते थे, और धौला कुआं आधा घंटा रोज वहाँ रोक के रखता था। तो मैं पीछे पड़ा, तो डिफेंस वाले जगह ही नहीं देते थे, तो मैं अपने पद्धति से दिलाई जगह। अब धौला कुआं का ट्रैफिक जाम दूर हो गया, आपको भी अनुभव आया होगा। वहीं आधा पौन घंटा रुकते थे। तो मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, सब काम शुरू है। दिल्ली का पेरिफेरल रोड पूरा हुआ है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा, और अभी वो एयरपोर्ट के नीचे शिव मूर्ति से टनल डाल के एक वसंत विहार में और एक एयरपोर्ट T3 पे भी लेके जा रहे हैं। और दिल्ली मुंबई हाईवे बनाए, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में नया रोड बना रहे हैं, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से कटरा 4 घंटे में, 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। ये उसमें से 70-80% काम तो दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। तो गाड़ियों में जो रास्ते में जो गियर बदल के पोल्यूशन होता है, अगर रोड अच्छे बन जाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। दूसरी एक बात है कि कंस्ट्रक्शन में प्री कास्ट को मैंडेटरी करना पड़ेगा दिल्ली में। मैंने केजरीवाल जी को भी बताया, ये स्टील सीमेंट का ट्रांसपोर्ट फिर उड़ते रहता है, तो हमको इसको प्री कास्ट को मैंडेटरी करना या उसको कुछ इंसेंटिवाइज करना। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पूरे दुनिया में ये आवश्यकता, हर आदमी गाड़ी लेता है। मेरे यहाँ जो रोटी बनाने वाला नागपुर में, उसके पास भी सेकंड हैंड 2 गाड़ी है। अब ये पहले हम सोचते अमेरिका में होता था कि वो सफाई करने वाली महिला गाड़ी में आती थी, तो हम ऐसा देखते थे देखो क्या। अब हमारे यहाँ भी वही होना, अब लोगों में फैमिली में लोग 4 और गाड़ी 6। और दिल्ली वाले तो नसीबवान है, क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए। कोई पार्किंग नहीं बनाता, सब लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। मैं एक कानून लाने वाला हूँ कि रोड पर जो गाड़ी खड़े करेगा, उसका जो मोबाइल से फ़ोटो निकाल कर भेजेगा, उसको अगर 1000 रुपये फाइन होगा तो 500 रुपये फ़ोटो निकालने वाले को मिलेंगे। तो पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गुप्ता जी, तुम्हारे घर में भी पार्किंग नहीं है। अब इतना बड़ा घर, करोड़पति हो, इतना घर बनाते हो, तो 2 नीचे में 1 फ्लोर बना के 4 गाड़ी का पार्किंग भी बनाओ। मेरे घर में नागपुर में, गुप्ता जी आप आए हैं, मैंने 12 गाड़ियों का पार्किंग अंडरग्राउंड बनाया। मैं रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करता। कहीं ना कहीं एक बात ये भी होनी चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, अब मेरे पास रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे आ रही है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा, डॉफलमेयर करके कंपनी है, वो ऑस्ट्रिया की है। तो उन्होंने अभी वियतनाम में हवा में चलने वाली बस दिखाई मुझे, 250 लोग बैठे थे ऊपर में, डबल डेकर। मैं अभी डबल डेकर ब्रिज बना रहा हूँ चेन्नई में, नीचे में रोड 6 लेन, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। फिर पूना में बना रहा हूँ एक ऐसे ही। अब नागपुर में मैंने बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। तो मुझे लगा कि ये तो और अच्छा है कि इसके ऊपर तो हवा में चलेगी 250 की बस। तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट कि पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हवा में चले और उसमें ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एयर पोल्यूशन को कम करना, CO2 में वैल्यू एडिशन करके इंडस्ट्री को इनकरेज करके, स्वाभाविक से हर आदमी CO2 को उसका यूटिलाइजेशन करके उसका वैल्यू एडिशन करे, ऐसी स्कीम बनाना। ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी फ्यूल के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल में इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर भी पैरेलल काम करना।
और शर्मा जी से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि एक तरफ बड़ी बड़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, आप वर्ल्ड में ले रहे हैं, रशिया में, ईरान में। मैं ईरान में गया था, ईरान में, तो प्रेसिडेंट को मिला था, तो वो आपका जो ONGC का जो झगड़ा चल रहा था ईरान से, वो कौन सा फील्ड है वो? हाँ, तो मैंने भी उस समय प्रधानमंत्री और उनसे भी बात की थी, तो देवे प्रधान जी को बताया था, तो वो भी लेना चाहिए। पर हमारे देश में जो अल्टरनेटिव फ्यूल तैयार हो सकती है, इसमें आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो शायद, मेरा विश्वास है कि जैसे एक समय में इथेनॉल के लिए कहता था तो लोग बोलते थे कितनी क्वांटिटी आएगी, अब पड़ गया लोगों को कि इथेनॉल से हो जाएगा। तो कल CNG, LNG, ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी अपने देश में बनना शुरू हो जाएगा, तो इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल ग्रीन है। और इससे नए रोजगार निर्माण होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इसके कारण देश में वेल्थ तैयार होगी। और 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट है हमारा पेट्रोलियम का, और कंप्यूटर हार्डवेयर का भी ऐसे ही बढ़ रहा है, अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसी नीति बनाकर उसमें फोकस करना पड़ेगा। और एक बात मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि हम लोग विकसनशील देश है, तो एक्सेंट्रिक व्यू पॉइंट लगाकर कोर्ट में जाकर NGO खोल के ये बंद करो, वो बंद करो, आवश्यक है, आपका भाव सही है, पर वी नीड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। लोगों को बेरोजगार करके और इकोनॉमी को संकट में डाल के भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे अब हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर हम कर नहीं रहे, हमारे पास यूरेनियम, थेरियम है, अभी पावर का शॉर्टेज शुरू होगा, तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी? तो हमें जियोथर्मल में जाना पड़ेगा, थेरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर को भी सोचना होगा, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में 50,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हाइड्रो पार्क वो भी निकालने होंगे, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना होगा। सोलर पावर 38%, वो 60% तक हमारे बास्केट में लेके जाने के हमने तय किया है। तो सब प्रयास करते समय एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए एक बैलेंस अप्रोच भी रखना होगा। बैलेंस अप्रोच का मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि पोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। एक तरफ पोल्यूशन को कम करने के लिए पूरे उपाय गंभीरता से आगे ले जाने पड़ेंगे, और इकोनॉमी को भी आगे ले जाना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट फॉर दैट, एंड दैट इज एग्जैक्टली द नीड ऑफ द कंट्री। तो आपका ये जो चर्चा सत्र है, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, पर इन सब बातों के आधार पर निश्चित रूप से एक फोकस किया हुआ एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन प्लान तैयार होगा, जो राज्य सरकार, भारत सरकार और डिपार्टमेंट को उपयोगी होगा, और निश्चित रूप से उसमें भविष्य में कामयाबी मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Indeed, when we become Atmanirbhar, we will find a way to solve the problem of climate change and air pollution together. We are very honored and grateful to our dignitaries for gracing us with their presence. We would like to take this opportunity to request all of you to kindly release